ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं जसबीर सिंह और इंडियाज वर्ल्ड अफेयर में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक रशिया यूक्रेन वार का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट एंगल। लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बेसिकली इट इज द humanitarian angle in a war. Let's discuss what is all about. जनेवा कन्वेंशंस। जब भी कभी भी कहीं भी दुनिया में वार होता है तो आपको ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगी, जनेवा कन्वेंशंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट टुडे कंप्लीटली व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट जनेवा कन्वेंशंस। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कन्वेंशंस होते क्या हैं। बेसिकली कन्वेंशंस एक स्पेशल टाइप की मीटिंग होती है एक्सपर्ट की किसी स्पेशल सब्जेक्ट इश्यूज को लेके। तो ये जनेवा में हुए थे इसलिए इनको जनेवा कन्वेंशंस कहते हैं। जनेवा स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। लेट्स डिस्कस जेनेवा कन्वेंशंस। बेसिकली जेनेवा कन्वेंशंस क्या है? ए सेट ऑफ 4 treaties formalized after Second World War in 1949 which codify widely accepted ethical and legal international standard of humanitarian treatment of those impacted by war। यानी कि वार के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है, यानी कि ह्यूमन बींग को कैसे ट्रीट किया जाए, उन थोड़े से रूल रेगुलेशंस जो कि इथिकल एंड लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड हैं, उनको कोडिफाई किया गया। एक प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स बनाए गए विच एवरी कंट्री हैव टू फॉलो। लेट्स डिस्कस दिस कन्वेंशंस वन बाय वन। सबसे पहले है फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशंस। इट वाज साइन इन 1864। इट प्रोटेक्ट द इंजर्ड सोल्जर एंड सिक सोल्जर्स who are fighting at land during the war. It also extend to medical and religious personnel. Second Geneva Convention आता है। The Second Geneva Convention which was signed in 1906. It protect the injured soldiers who are fighting at sea। जैसे कि वार के टाइम पे जो हम हॉस्पिटल शिप बना देते हैं, बेसिकली जो नेवी की लड़ाई होती है सी में, और नेवी मिलिट्री पर्सनल को भी डिप्लॉय करती है, कोई भी मिलिट्री पर्सनल हु इज़ फाइटिंग एट सी, तो सेकंड जेनेवा कन्वेंशन के अंडर उनको प्रोटेक्शन मिला होता है। जो इंजर्ड हो गए हैं या जो बीमार है, उनको एक हॉस्पिटल शिप होता है एड प्रोवाइड करने के लिए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, तो उसकी स्पेशल मार्किंग कर दी जाती है। और ये एग्रीमेंट है कि ऐसे शिप पे वार के टाइम पे भी अटैक नहीं किया जाए। तो सेकंड जेनेवा कन्वेंशंस फॉर द सोल्जर फाइटिंग एट सी। Let's come to Geneva Convention 3. The Third Geneva Convention, which was signed in 1929, provide humanitarian treatment to prisoners of war। जो वार में कैप्चर कर ली जाते हैं एनिमी के द्वारा, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसा बिहेव होना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जेनेवा कन्वेंशंस है, थर्ड जेनेवा कन्वेंशंस। कैप्टिव जो सोल्जर होते हैं एनिमी के, ठीक है, दोनों साइड के सोल्जर फाइट कर रहे होते हैं बिहाफ ऑफ देयर ओन कंट्रीज, बट बेसिकली वो है तो ह्यूमन बीइंग ही। सो उनके साथ कुछ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, तो कुछ बेसिक नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि वेल ट्रीटमेंट, टाइमली फूड। तो ये सब हर जगह सिक्योर होने चाहिए राइट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, चाहे एनिमी कोई टेरिटरी में हो या एनिमी ने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली हो। तो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वार के टाइम पे है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मीडिया जो है समाज का ही ना होता है, तो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है छोटा सा, जब अपने इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर को कैप्चर कर लेते हैं और वो सीधा हाथ जोड़ के सिंधुल को बोलता है कि साहब मुझे मत मारो। तो सिंधुल उनको पानी की बोतल देते हैं पीने के लिए। तो क्या सिंधुल को पता था कि इंडिया ने जेनेवा कन्वेंशन साइन कर रखे हैं? नहीं। हमारी तो कल्चर में ही ह्यूमैनिटी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं ये कह रहा हूँ कि
ये दिखाया गया है कि आप कैसे एक कैप्टिव सोल्जर को ट्रीट कर सकते हैं वॉर के टाइम पे भी, कैसे करना चाहिए हमें। तो जिनेवा कन्वेंशन नंबर 4 पे आते हैं। तो जिनेवा कन्वेंशन नंबर 4 क्या था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े लार्ज स्केल पे जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद फोर्थ टाइम वर्ल्ड के एक्सपर्ट फिर मिले जिनेवा में 1949 में। उन्होंने पहले वाले 3 जो जिनेवा कन्वेंशन है इनको भी रिवाइव किया, स्टैंडर्डाइज किया, और एक और नई चीज़ इंक्लूड कर दी। वो क्या है? वो ये थी कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियन नॉन कम्बेटेंट ड्यूरिंग वार। यानी कि वो लोग, वो सिविलियन, वो आम आदमी जिनका वार से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने सर्वाइवल के लिए डेली स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने डेली के काम में अपने व्यस्त रहते हैं, मतलब जिनका वार से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे लोगों पे अटैक नहीं किया जाए। अब इसको रिसेंट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रशिया और यूक्रेन वार में यूक्रेन जब बार बार ये कह रहा था कि मेरी इतनी सिविलियन कैजुअलिटी होगी, स्पेशली मेंशन कर रहा था मेरी सिविलियन कैजुअलिटी होगी, मेरे हॉस्पिटल पे रशिया ने मिसाइल मार दी, मेरे स्कूल पे मिसाइल मार दी, वो ये सब क्यों कह रहा था? नॉर्मली हम देखें तो आम आदमी सोचेंगे यार ये बड़े प्राउड के साथ अपनी कैजुअलिटी बता रहा है, मेरा क्या डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका बखान कर रहा है। बट बेसिकली वो जनेवा कन्वेंशन की तरफ हिंट कर रहा था, वो रशिया पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये देखिए रशिया जो है वो मेरी सिविलियन कैजुअलिटी कर रहा है। मतलब जो जनेवा कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्शन है, जैसे हॉस्पिटल है जो मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए है, जो स्कूल हैं जिनका डायरेक्टली वार से कोई लेना देना नहीं है, जो मेरी सिविलियन पॉपुलेशन है, उनके ऊपर मिसाइलें मारी जा रही हैं। तो ये होता है बेसिकली। तो बिल्कुल एवरी वार में आप ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगी आपको। तो ये 4 जनेवा कन्वेंशंस हैं। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे साथ भी एक रिसेंटली इश्यू हुआ था 2019 में, जब उरी अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया था, जिसमें कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया था, जिसमें कि हमारे बहुत ही ब्रेव फाइटर, इंडियन फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, जो कि इनका प्लेन शूट डाउन कर दिया गया था, तो इनको ये पैराशूट से लैंड करते हैं, तो ये पाकिस्तान में लैंड हो जाते हैं और इनको पाकिस्तानी मिलिट्री कैप्चर कर लेती है। इनको लगभग 60 घंटे के बाद छोड़ा गया था। तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इनको जो छोड़ा गया था वो किस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को रिलीज करना पड़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा कन्वेंशन नंबर 3, सेकंड इंडो पाक ट्रीटी 1971, थर्ड इंडो पाक बायलैटरल एग्रीमेंट 1999, एंड फोर्थ वन इज द जिनेवा कन्वेंशन नंबर 4। तो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द राइट आंसर विल गेट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो थैंक यू। ये था एक डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ ए वार। बेसिकली वार जो होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा होते हैं। हालांकि फिर पूरे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की भावनाएं, स्प्रिट, नेशनलिज्म, ये सब तो जुड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी ये पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखो तो किसी भी कंट्री में देर आर क्रॉस ऑफ पीपल्स जो रात को ये सोच के सोते हैं कि वो कल क्या खाएंगे। पॉवर्टी और हंगर स्पेशली एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, इवन चाइना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत से आम आदमी हैं, ऐसे बहुत से नॉर्मल लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, या उन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि यूएन में वीटो मिलेगी तो क्या हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों से बात करी, वो सीधा ये क्वेश्चन पूछते थे कि इससे मुझे क्या, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। हालांकि डेफिनेटली आई कैन प्रूव कि क्या फ़र्क पड़ता है एक आम कॉमन आदमी पे भी, अपने नेशन की इमेज का, यूएन में वीटो पावर मिलने का, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज़ का। डेफिनेटली आई कैन वेरी वेल प्रूव। बट उनका क्वेश्चन भी एक अदर एंगल से लॉजिकल लगता है। जो बंदा डेली लाइफ में ही स्ट्रगल कर रहा है बेसिक चीज़ों के लिए, तो उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मतलब कहने का मेरा कंक्लूजन ये है कि बहुत से लोग इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी
वार नहीं चाहते हैं। तो वार के टाइम पे हाउ टू सेव ह्यूमैनिटी, जो वार का ह्यूमैनिटेरियन एंगल होता है, हाउ टू सेव ह्यूमैनिटी, या वी कैन से कि इंसानियत का क्या लेवल होगा वार के टाइम पे, ये जनेवा कन्वेंशन में डिफाइन है। आपने देखा होगा 4 जनेवा कन्वेंशन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आई होप you get a little knowledge about it. Next time when you will hear this term, you can very well understand what is Geneva Conventions all about. So thank you for watching the video. God bless you all.